Hello everyone, how are you? In today's video, I will discuss with you on how to respond to the questions. आज की वीडियो में हम आपके साथ किस प्रकार से प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया जाए या प्रश्नों का प्रत्युत्तर देना, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति हिंदी में अगर प्रश्न करता है तो लगभग आप जानते ही हैं कि दो तरह से करता है। एक तो करता है क्या शब्द को हिंदी वाक्य शुरू में लगा करके, और दूसरा करता है जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सबको बीच में रख करके, ओके, कभी कभी आगे भी रख करके, और एक करता है हु से। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, एक तुम क्यों पढ़ रहे हो, दो कौन पढ़ रहा है। तीन प्रकार से प्रश्न पूछा गया। लेकिन नॉर्मली हम क्या वाले और जो बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्दों वाले वाक्य हैं इनका यूज़ करते हैं। हु का प्रयोग आप जानते ही हैं, नॉर्मल है, उसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है। अब देखिए जितने भी प्रश्न होंगे या तो आपके इस स्ट्रक्चर पर पूछे जाएंगे या तो इस स्ट्रक्चर पर पूछे जाएंगे। यह फर्स्ट स्ट्रक्चर कहता है हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी है लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। क्लियर? देख लीजिए, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। अब यहाँ पे लिखा है आर यू प्लेइंग। दो चीज़ें हैं, आर यू हैप्पी, यहाँ पे देखिए आर, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव, कोई मेन वर्ब नहीं आया है। आर यू हैप्पी। यहाँ पे देख लीजिए आर यू प्लेइंग, जहाँ यहाँ हैप्पी है वहाँ पर यहाँ क्या हो गया, प्लेइंग। तो ये जो है आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेइंग। यहाँ पे देखिए आर भी आया है, अलग से एक और वर्ब आई है। तो जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड इत्यादि के साथ कहीं पर वर्ब आ जाए, ध्यान दीजिएगा, वर्ब मतलब आईएनजी वाली हो, थर्ड फॉर्म हो, अकॉर्डिंग टू टेंस, तो वह होती है हेल्पिंग वर्ब। बात को क्लियर कर लीजिएगा। तो ये जो सबसे शुरू में होता है वह होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब ए न हो, इनके साथ मेन वर्ब ना आए, ये खुद वर्ब तो है लेकिन इनके साथ मेन वर्ब नहीं आए, जैसे कि यहाँ पर आया है, तो ये खुद मेन वर्ब हो जाते हैं या लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर आर को आप कहेंगे मेन वर्ब, यहाँ पे आर को कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि हेल्प कर रहा है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एसनो टाइप सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हुई। यहाँ पर आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो, या एक नॉर्मल सा एक तथ्यात्मक क्रिया है, केवल एक कथन को बता रहा है, केवल उसकी एक क्वालिटी खुश हो, ठीक है, दशा को बता रहा है। इसमें कोई मेन वर्ब अलग से नहीं आया है, कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें कर्ता काम कर रहा है प्ले की हेल्प लेकर के, तो इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब है। इसलिए देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों लिखा है, लेकिन दोनों से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा आता है WS टाइप सेंटेंस। WS टाइप सेंटेंस में क्या होता है, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उनको इंग्लिश में स्टार्ट में लिखा जाता है। जब भी हम लिखेंगे शुरू में लिखेंगे। हाँ, ये हिंदी में अक्सर बीच में आते हैं, पहले भी आ सकते हैं, अक्सर बीच में आते हैं। तो देखो लिखा है वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो। तो यहाँ पर देखिए वाई आर यू सैड, ये जो सब्जेक्ट है सैड, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे यूं जो सब्जेक्ट है, यहाँ सैड उसकी एक अवस्था बता रहा है कि वह दुख की अवस्था में है, लेकिन इसमें इसने कोई काम नहीं किया है, यूं कोई काम नहीं कर रहा है, बस सैड है। लेकिन इसमें देख लीजिए वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर ये यू जो है काम कर रहा है। अंतर देख लीजिए, वाई वाई, आर यू यू, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव आ गया, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, वह दुख की अवस्था में है। तो यह एक कथनात्मक वाक्य है, इसलिए जो आर है यहाँ पे मेन वर्ब कहलाएगा, या हेल्पिंग वर्ब आप नहीं कह सकते, इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो। मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर ये जो देख रहे हैं
या टेंस बनाने में मदद कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ए है आपका हेल्पिंग वर्ब, ए है आपका मेन वर्ब, ए है आपका मेन वर्ब, ए है आपका हेल्पिंग वर्ब। इतना तो क्लियर हो गया होगा। कभी वीडियो अलग से बनाएंगे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पर, तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, मैंने नॉर्मल आपको समझाया है। अब देखिए इसका लेकिन जवाब जब दिया जाता है, इनका जब एसनो टाइप का जवाब, ध्यान दीजिएगा, जो एसनो टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, हाँ ना प्रकार वाले वाक्य जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनका जवाब या तो हाँ में दिया जाता है या तो ना में दिया जाता है। हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में एस और नो में दिया जाता है। क्लियर? ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आर यू हैप्पी, अगर आप खुश हैं तो यही बोलेंगे। अगर आप हैप्पी हैं तो बोलेंगे एस आई एम हैप्पी। अगर आप दुखी हैं तो कहेंगे नो आई एम नॉट हैप्पी, यही ना। अगर आप खुश नहीं हैं तो यही कहेंगे नो आई एम नॉट हैप्पी, यही बोलेंगे। क्लियर? आर यू प्लेइंग? एस आई एम प्लेइंग। नो आई एम नॉट प्लेइंग। मतलब एक तो एस में बोलेंगे, एक नो में बोलेंगे। अगर बात सही रहेगी तो एस में बोलना, अगर नहीं रहेगी तो नो में बोलना। क्लियर हो गया? लेकिन इनका जवाब आपको अगर वाई से शुरू है तो रीजन बताएंगे, हाउ से शुरू है तो मैनर या क्वालिटी बताएंगे, वेयर से शुरू है तो प्लेस बताना होगा, हु से शुरू है तो सब्जेक्ट बताना होगा, हुम से शुरू है तो ऑब्जेक्ट बताना होगा, हु से शुरू हो तो पजेसिव केस है संबंध बताना पड़ेगा, विच से शुरू है तो सिलेक्शन चुनाव बताना होगा। जैसा प्रश्नवाचक शब्द आएगा, अब जैसे वाई आर यू सैड, यहाँ पर रीजन पूछ रहा है तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है, तुम दुखी क्यों हो, तो बोलोगे आई एम सैड बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री। ठीक है, आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ। यानी आपको कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताने के कई तरीके होते हैं, मैं इस पे आऊँगा तो चर्चा करूँगा। अब वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, यानी तुम्हारे रोने का कारण क्या है। आई एम वीपिंग बिकॉज माई फादर हैज़ बीटेन मी टू मच, मेरे पिताजी मुझे बहुत पीटे हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो इनका डायरेक्ट जवाब दिया जाता है, जो प्रश्नवाचक शब्द अर्थ देता है उसी अर्थ के अनुसार इनका जवाब दिया जाता है। लेकिन इनमें क्या किया जाता है, जवाब देने का तरीका होता है एस या नो में। बात समझ में आ गई होगी मेरी? ओके, आइए आगे देखते हैं। ये तो समझाने के लिए उस लिखा गया था। यहाँ पर देखिए मैंने एस नॉट टाइप सेंटेंस लिखा है, सारा एस नॉट टाइप सेंटेंस पे ही है। अभी मैं डब्ल्यू एस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया है। हु से भी प्रश्न पूछा जाता है, उसको आगे चर्चा करेंगे। देखिए एस नॉट टाइप सेंटेंस फर्स्ट है, हाउ टू रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों का प्रत्युत्तर कैसे दें। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है डू यू रीड एट नाइट। बात को समझिएगा, एक ही प्रश्न को हम कितने प्रकार से रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिप्लाई, रिएक्ट, आंसर, रिस्पॉन्स सबका प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है। तो डू यू रीड एट नाइट, इसका हिंदी है क्या तुम रात को पढ़ते हो। क्या तुम रात को पढ़ते हो। कोई मान लीजिए आपके टीचर आपसे पूछ लिए, या कोई आपका रिलेटिव, आपके घर वाले, कोई आपका फ्रेंड पूछ लिया डू यू रीड एट नाइट, क्या आप रात को पढ़ते हो, क्या तुम रात को पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो तो बोलोगे एस, हाँ पढ़ता हूँ। अगर नहीं पढ़ते हो तो बोलोगे नो, नहीं नहीं पढ़ता हूँ। यही होगा ना। तो इनका जवाब हाँ ना में दिया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मेन वर्ब से शुरू होते हैं, अभी मैंने बताया, इसलिए इनको एसनो टाइप सेंटेंस कहा जाता है। तो इनका जवाब हम कैसे दें, इनका प्रत्युत्तर कैसे करें, रिस्पॉन्स कैसे करें, आइए हम इस पे देखते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे 5 तरीका लिखा हुआ है। एक ही क्वेश्चन है डू यू रीड एट नाइट, तो इसको आप कितने तरीके से बोल सकते हो। देखिए लिखा है पहला एस आई रीड एट नाइट। अब ये जो देख रहे हैं ना एस, पहले जितना भी चूंकि प्रश्न पूछ रहा है तो एस तो आपको लगाना ही है। एस आई रीड एट नाइट, हाँ मैं रात को पढ़ता हूँ। दूसरा, अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो या आपको अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मली, मतलब फॉर्मली नहीं इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से जवाब देना है तो आप शॉर्ट में एस बोलकर भी निकल सकते हैं। एस का मतलब हाँ मैं पढ़ता हूँ रात को, हाँ मैं रात को पढ़ता हूँ। इसी एस में छुपा हुआ है सब, हाँ मैं रात को पढ़ता हूँ। तो एस मतलब आपने स्वीकार कर लिया। ओके, आपने स्वीकार कर लिया
कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। एस की जगह इनफॉर्मल तरीके से आप या का भी प्रयोग कर सकते हो। या मतलब हाँ मैं पढ़ता हूँ, या मतलब पढ़न, यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, मतलब एग्रीड, आप सहमति को दिखा रहे हो। मॉडर्न इंग्लिश में इसका खूब कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है या। तो यहाँ पर बोल देंगे एस, या आप बोलना चाहते हो तीसरे नंबर पे एस आई डू। चर्चा हम इसी पे करेंगे। ओ एस आई डू, ऑफ कोर्स आई डू। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तरीका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 तरीके में। तो पहला तरीका जो मैं बता दूं आपको, ये वाला जो तरीका देख रहे हैं आप, अगर आप स्पीक करते हैं, कन्वर्सेशन में आप रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात कि इस वाले सेंटेंस को, ये जो मैं पहला लिखा हूँ, इसका आप जवाब नहीं करेंगे इस तरह से। ये तरीका गलत है, ठीक है। सेंटेंस सही है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस, चूंकि स्पीकिंग जो करते हैं, स्पीक करने के लिए हम बहुत ज़्यादा, ठीक है, शॉर्ट टर्म का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी पूरा का पूरा लंबा हो जा रहा है। एस आई रीड एट नाइट, हाँ मैं रात को पढ़ता हूँ। तो इस सेंटेंस को आप नहीं बोलेंगे। सेंटेंस सही है, लेकिन स्पीक करते समय आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो इस पूरे सेंटेंस को नहीं बोलना है, ओके। जबकि सेंटेंस सही है, इसको स्पीक नहीं करना है। तब क्या करना है, अब आएंगे यहाँ पे जो सेकंड है, एस का प्रयोग इनफॉर्मल है, बहुत ज़्यादा औपचारिक नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आप एस बोल देते हो तो ये शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट टर्म है। एस बोलने का मतलब एस आई डू एट नाइट, ठीक है, आई डू रीड एट नाइट, तो वहाँ मैं रात को जरूर पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे एस बोल सकते हो, एस भी करेक्ट माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे लाजवाब है, हम चर्चा करेंगे इस पे चर्चा करेंगे। अब बात को समझिएगा, एक रूल बता रहा हूँ आपको, उस रूल को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा रिस्पॉन्ड करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आया है एस, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। ये आपका एसनो टाइप सेंटेंस है, आपको यहाँ पर जवाब देना था, इसलिए आपने यहाँ क्या बोल दिया, एस। यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि क्या तुम रात को पढ़ते हो, तो जब भी आप जवाब दोगे, कोई जब भी आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है, क्या लगा करके, यू लगा कर, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा, तो आप जवाब जब भी देंगे या तो आई में देंगे या तो वी में देंगे, ओके। अगर यू सिंगुलर में है तो वहाँ पर आई का प्रयोग करो अपने लिए। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन का यूज़ करता है, फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज़ करता है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया है, सामने वाला आपके लिए यू लगाया है, तो आप अपने लिए आई लगाएंगे, क्लियर, अकेले के लिए। अगर आप अपने आप को सम्मान देना चाहते हो, रेस्पेक्ट के साथ बोलना चाहते हो, तो आप वहाँ वी का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, एस वी रीड एट नाइट, हाँ हम रात को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वी का भी प्रयोग किया जा सकता है, आई का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर ए यू बहुवचन है, क्या तुम लोग रात को पढ़ते हो, तो वहाँ पर आई का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। तब वहाँ पर होगा एस वी रीड एट नाइट, हाँ हम लोग रात को पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला है तुम लोग पढ़ते हो, तो आप बोलोगे हम लोग पढ़ते हैं, ओके। तो यह आपका सिंगुलर होता है, ओनली सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। भले से इसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू प्लूरल वर्ब आती है, हैव परफेक्ट टेंस में प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन ये होता है हमेशा सिंगुलर, एक स्त्री एक पुरुष को ही बताता है, ओके, कॉमन जेंडर की तरह यूज होता है। और यहाँ पे वी प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वी का प्रयोग सम्मान के साथ अगर किया जाता है तो वह एक वचन बन जाता है। जैसे हम एक अध्यापक हैं, हम एक शिक्षक हैं, तो वी आर अ टीचर, तो हम तो अकेले हैं। देखिए, वी आर अ टीचर, हम एक अध्यापक हैं, हम तो अकेले हैं ना। तब भी मैं आई एम अ टीचर, ये भी ठीक है, वी आर अ टीचर, ये भी ठीक है। आई का प्रयोग नॉर्मल यूज़ किया जाता है, वी का प्रयोग सम्मान के साथ एक वचन के लिए, लेकिन क्रिया हमेशा बहुवचन की आएगी, याद रखिएगा, ओके। इतना तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, चर्चा हम किस पे कर रहे थे, इस पे कर रहे थे। अगर ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे,
यह पहले टेंस पहचान लीजिए आप। टेंस आपने पहचाना, डू लगा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिटरमिनर ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क के फॉर्मूला पर आधारित है। तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का एसनो टाइप सेंटेंस है। क्लियर, इसको गौर से देखिएगा। तो एक रूल बताता हूँ कि अगर आपको जवाब देना हो, हाँ में जवाब देना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको हाँ में जवाब देना हो तो हाँ में जब जवाब देंगे तो सबसे पहले लिख देंगे एस। क्या लिखेंगे? एस। एस लिखने के बाद आप अपने लिए जो सब्जेक्ट है उसका यूज कर लेंगे, आई, सब्जेक्ट यूज कर लिए। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब आप वहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हो, जैसा कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस कन्वर्सेशन में एक गलत हो जाता है, ओके, अगर कोई ऐसे कॉपी में आपको आंसर लिखना हो तो ये आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन में बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो हमें शॉर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना चाहिए। गौर से सुनिएगा, हमें एस लिखने के बाद, अभी सकारात्मक है, स्वीकार कर रहा है, एस लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना चाहिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद उस टेंस में उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब को लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता तो एक वचन है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है जिसको आप डू बोलते हो। तो यहाँ पे डू लिख देते हैं, एस आई डू, हाँ मैं पढ़ता हूँ। अब कहोगे सर यहाँ पे डू का प्रयोग क्यों हुआ? आप यहाँ डू को करना के रूप में मत ले जाना, यहाँ पे डू करना के अर्थ में नहीं आया है, यहाँ डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब डू के रूप में आया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे डू आ जाएंगे कि सर ये तो डू मीन्स करना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस यहीं पे समाप्त हो जाएगा। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अकेले अगर ऐसे कहीं आ जाए तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे आई एम फुल स्टॉप गलत है, ठीक है, ही इज गलत है, आई कैन गलत है, ये हमेशा गलत होता है। लेकिन स्पीकिंग में 100% ठीक होता है, करेक्ट होता है, राइट होता है। फिर से सुन लीजिएगा, हम एस को लिखेंगे और इस जो सेंटेंस दिया हुआ है एसनो टाइप का, उसमें प्रयुक्त, ठीक है, जो टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार हम सब्जेक्ट के बाद यूज कर देंगे और सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पर डज का प्रयोग कर देंगे, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ डू का प्रयोग कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो डिड का प्रयोग कर देते, फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो विल का प्रयोग कर देते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो एम का प्रयोग कर देते, पास्ट कंटिन्यूअस होता तो वाज का प्रयोग कर देते। यानी जैसे जैसे टेंस बदलेंगे, जो टेंस आपका यहाँ मिलेगा जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, उसी की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर लगाई जाएगी और यह सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। इसका मतलब होगा एस आई रीड एट नाइट। यानी इसको न बोल करके आप अगर इसको बोलते हैं तो यह सेंटेंस आपका करेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके, ठीक है, रिप्लेसमेंट के तौर पर इसके बदले इसको बोला जाए, इसको न बोला जाए, 100% सही होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो कोई पूछता है डू यू रीड एट नाइट? एस आई डू, एस आई डू। अब ये तो एकदम 100% सही है, करेक्ट है। आप अगर बोलना चाहते हो उसको दूसरे तरीके से बोलना चाहते हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, ओ एस आई डू, अरे हाँ मैं पढ़ता हूँ, ये भी सही है। ओ एस, एस के बदले ओ एस लगा सकते हैं, एस के बदले ओ एस, अरे हाँ मैं तो पढ़ता हूँ भाई, मैं तो पढ़ता हूँ। थोड़ा सा अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए मैं तो पढ़ता हूँ। तो आप यह भी बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस मैंने और लिखा है, ऑफ कोर्स आई डू। ये जो ऑफ कोर्स है, सर्टेनली, इंडीड, ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ पॉजिटिव सेंस दिखाने वाले शब्द हैं। जैसे ऑफ कोर्स होता है, इंडीड होता है, डेफिनेटली होता है, बहुत सारे शब्द हैं, उनकी एक लंबी सीरीज है। तो उनको बोल करके ऑफ कोर्स आई डू, निस्संदेह मैं पढ़ता हूँ, अनडाउटेडली आई डू, अनडाउटेडली, नो डाउट आई डू, निस्संदेह मैं पढ़ता हूँ। अनेकों तरीका है, आप जिसका प्रयोग करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे नो डाउट आई डू, बिना संदेह के मैं पढ़ता हूँ, अनडाउटेडली आई डू, बिना किसी संदेह के मैं पढ़ता हूँ, ऑफ कोर्स आई डू, निस्संदेह मैं पढ़ता हूँ, डेफिनेटली आई डू, निश्चित रूप से मैं पढ़ता हूँ, इंडीड आई डू, सचमुच में मैं तो पढ़ता ही हूँ।
तो अनेकों तरीका है, आप जिस तरीके का प्रयोग करना चाहें कर दीजिए, लेकिन इस तरीके के बदले, ठीक है, ये जो पहला लिखा हूँ इसके बदले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ओनली हाँ के लिए, हाँ का के चलते बनो, झटके में, इनफॉर्मल है। क्या तुम बाजार जा रहे हो? हाँ, देखो हो गया। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल तरीके से अगर हाँ बोलते हैं आप, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या तुम खाना खा रहे हो? हाँ, ठीक है, एस बस बोल दिया, एस, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ। डू यू, ठीक है, या आर यू ईटिंग फूड? एस। आप नॉर्मल में एस भी बोल दिए ना, तब भी सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ वो खाना खा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम आंसर देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं किसी क्वेश्चन का। तो आप ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ जाएं, किसी भी टेंस के आ जाएं या किसी भी मॉडल्स के आ जाएं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, जितने भी हैं मॉडल्स वगैरह, जितने भी लिंकिंग वर्ब जो अभी मैंने इनको बताया, यहाँ पे हम हमेशा इस प्रकार से सेंटेंस का रिप्लाई करते हैं। क्लियर? ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव की बात करें, अगर इसी जो डू यू रीड एट नाइट दिया है, इसी का हम अगर नेगेटिव में अर्थ दें, भाई डू यू रीड एट नाइट, क्या तुम रात को पढ़ते हो, पढ़ते थे तभी ना ऐसा बोले आप, तभी आप पढ़ते हो तभी आपने बोला, इन तरीकों का प्रयोग किया। एस आई डू, ऑफकोर्स आई डू, डेफिनेटली आई डू, इंडीड आई डू, ठीक है, ओ एस आई डू, इसका यूज़ किए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो, डू यू रीड एट नाइट, तो आप नहीं पढ़ते हो तो कैसे आंसर दोगे? तो वहाँ पर आएगा नो आई डोंट रीड एट नाइट। तो देखिए पहला वाला जो तरीका होगा, आपके सामने जो तरीका लिखा गया है, फर्स्ट तरीका जो है ये गलत हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आप पूरा जवाब नहीं दे पाओगे जैसा कि ये वाला था, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। ऐसे स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में आप नहीं बोलना, ठीक है। नो ये बोल सकते हो, बहुत ही इनफॉर्मल है, बहुत ही शॉर्ट टर्म है। नो का भी प्रयोग करते ही पूरे सेंटेंस की बात पता चल जाएगी। डू यू रीड एट नाइट? नो। नहीं, नहीं का मतलब नहीं, मतलब तब हो जाएगा नो आई डोंट रीड एट नाइट। नो इज इक्वल टू नो आई डोंट रीड एट नाइट। तो इसका जो पूरा सेंस है इसमें भी आ सकता है। क्लियर? बहुत इनफॉर्मल है, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। हम झटके में हैं, बहुत इनफॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से, तो नो का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा बेढंगा माना जाता है, बेतुका माना जाता है। कहीं ऑफिस में हो, अगर कहीं कह दिया डू यू हैव, ठीक है, हैव सम कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, कुछ कॉफ़ी पीते हो? नो। लग रहा है कि आप थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे हो। एस। लग रहा है थोड़ा सा आप झटके में बोल रहे हो, इसमें कर्टेसी नहीं दिखती है, ऑब्लिगेशन नहीं दिखता है। तो हमें इसका प्रयोग हर जगह नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें प्रयोग इसका नो आई डोंट इसका करना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था। अब इनका नेगेटिव में आंसर दे रहे हो तो यहाँ पर नो लगा दोगे, जैसा यहाँ पर एस लगाए थे। क्लियर हो गया? अब आएंगे, सब्जेक्ट आपका आई है ही। अभी देख लो, यहाँ पर आई डू लगाए थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो चूंकि नेगेटिव में आप आंसर कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर हो जाएगा आई डोंट। मैं आपको बता दूँ, कोई नॉर्मल सेंटेंस का अगर आप ऐसे रिप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर आंसर दे रहे हो, तो ये सेंटेंस गलत माना जाता है। कहीं पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट पे सेंटेंस समाप्त नहीं होता। जैसे आई डू नॉट, व्हाट डू नॉट, मैं नहीं, तो आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट गो, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे स्पीकिंग में हम वहाँ पे आई यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। एक बात क्लियर कर लेना, ध्यान से सुन लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट का प्रयोग किया जाता है। आप डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आई डोंट का प्रयोग करेंगे। आई कैन नॉट नहीं, आई कांट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म आएगा, मैंने वीडियोस में बताया है किस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यानी जो शॉर्ट में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो लिखोगे आई डोंट, मतलब नो आई डोंट, नो आई डोंट रीड एट नाइट, नहीं मैं रात को नहीं पढ़ता हूँ। तो ये हो गया, देखिए फर्स्ट, सेकेंड और सबसे बेस्ट तरीका जो है ये आपके तरीके हैं, नो आई डोंट। फिर उसके बाद ओ नो आई डोंट, अरे नहीं मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, यह भी है। खूब पूरी तरह से बात को स्वीकार कर लिए हो तो वहाँ पर ओ नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये भी सही है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, ये भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। ऑफ कोर्स नॉट,
निसंदेह बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ये तरीका आप यहाँ पे नॉट एट ऑल भी यूज़ कर सकते हो, ऑफ कोर्स नॉट इसका भी यूज़ किया जा सकता है। ऑफ कोर्स चूँकि यहाँ पे स्वीकार करने वाली बात होती है, पीछे नॉट लगा दिए तो आपने स्वीकार कर लिया। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैं तो पढ़ता ही नहीं, निसंदेह रूप से मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो पहला तरीका है नो आई डोंट रीड एट नाइट, जो कि कन्वर्सेशन में पूरा कंप्लीट नहीं बोलना है, ठीक है। नो अनौपचारिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सही है लेकिन अनौपचारिक है। और थर्ड आपका 100% सही है, नो आई डोंट, मतलब नो आई डोंट रीड एट नाइट। फोर्थ है ओह नो आई डोंट, अरे नहीं मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। और फिफ्थ है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी मैं तो पढ़ता ही नहीं। तो ये इस एक ही प्रश्न का हाँ में जवाब देना होगा तो इस प्रकार से देंगे, अगर ना में जवाब देना होगा तो इस प्रकार से देना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए फिर इस प्रकार से होगा, ये तो हो गया नॉर्मल, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, अब ये किसी भी टेंस में हो सकता है, बात को समझ रहे हैं आप, किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, जो आप फ्यूचर टेंस बोलते हो, किसी भी सेंटेंस, किसी भी यूजेस, किसी भी मॉडल के सेंटेंसेस में आ सकता है। तरीका यही रहेगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पे है, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, कोई ऐसा टेंस है जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनती है, जैसे विल बी, शैल बी, दो चीज़ें मिल गया, ठीक है। विल हैव, शैल हैव, यहाँ पर मिल गया, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। देख रहे हैं आपको मिलता है कितना, हेल्पिंग वर्ब जो होती है दो शब्दों से मिलकर वहाँ पर बनती है। तो उनका हम रिप्लाई कैसे करें? विल ही हैव गॉन देयर, सेंटेंस देखिए, विल ही हैव गॉन देयर, क्या वह वहाँ जा चुका होगा, क्या वह वहाँ जा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पर ये सेंटेंस है। अगर इसका हमें जवाब देना होगा तो आप जवाब कैसे देंगे? तो यहाँ पर कहेंगे एस ही विल, सेंटेंस सही है, एस ही विल। अब आपके मन में आएगा कि विल को हम यहाँ लिख रहे हैं, हम इसको क्यों नहीं लिखें, हैव को क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जब आप आंसर देंगे, जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो हैव को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, जब भी आप आंसर या रिस्पॉन्ड करेंगे तो वहाँ पे एस प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके साथ की जो साथ में आई है, हैव है, वी है या बीन है, इसको आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। क्लियर? या तो एस अनौपचारिक रूप से जानते ही हो, और चाहे तो आप लिख दो ओ एस ही विल, ये भी सही है। हाँ, अरे वो तो जा चुका होगा, एस ही विल। देखिए अब फिर देखो, एस ही विल हैव गॉन देयर, सेंटेंस है कंप्लीट है, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन स्पीकिंग में इसको नहीं बोला जाता है, क्योंकि यह जो होता है पूरा लॉन्ग हो जाता है। सेंटेंस में कोई कमी नहीं है लेकिन बोला नहीं जाएगा। ओके, तो देख लीजिए, विल ही हैव गॉन देयर, एस ही विल 100% सही, एस यह भी सही है अनौपचारिक, ओ एस ही विल यह भी सही है, एस ही विल हैव गॉन देयर ए सही नहीं है, ये लॉन्ग हो जा रहा है। स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में इसका पूरा प्रत्युत्तर नहीं करते हैं, उसको इस तरह से बोलते हैं। आप चाहो तो ऑफ कोर्स लगाकर भी बोल सकते हो, ऑफ कोर्स ही विल, ठीक है, जहाँ पे एस लगाए हो वहीं पे लगा दो ऑफ कोर्स ही विल, यानी ही विल। तो वहाँ पे जो ऑफ कोर्स आपने लगाया वो आपका ये क्लियर कर दिया, निसंदेह वो वहाँ जा चुका होगा। तो बस इतना जानना था आपको, जहाँ पर दो शब्दों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बने तो हमें आंसर देते समय जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, इन्हीं को यहाँ पर लगाएंगे, और पीछे वाले हैव, बी, बीन को नहीं लगाएंगे। ओके, टी हो गया आपका इस तरह से। दूसरा, थर्ड में देख लीजिए, अगर थर्ड में आपको कहीं पर मिल जाए, थर्ड में द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, अगर मान लीजिए कोई असर्टिव सेंटेंस है, मतलब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार का सेंटेंस आया हो जो अफर्मेटिव हो, तो हम उसका कैसे जवाब करेंगे? जैसे क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्रश्न ही पूछा जाए। जैसे कोई कहता है कि कक्षा जो है समय पर शुरू होती है, कक्षा या स्कूल समय पर शुरू होता है, तो उसकी सहमति में अगर आपको बोलना हो, कुछ लोग सहमति, जैसे राम बाज़ार जा रहा है तो आप भी कहते हाँ यार बाज़ार तो जा रहा है, तो अगर आप सहमति में बोलते हो तो कैसे बोलोगे?
तो आप बोलेंगे एस इट डज। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने इट का प्रयोग किया है। ये जो क्लास है, क्लास के लिए हमेशा आप इट का यूज़ करेंगे। क्लास हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मार्केट हो गया, सिटी हो गया, इनके लिए इट का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इनको एक अमूर्त माना जाता है, निर्जीव माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के अंतर्गत हम इट का प्रयोग करेंगे। एस इट डज, वही वाला रूल लागू हो गया। चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, देख रहे हैं इट एक क्वेश्चन होता है, इसलिए एक क्वेश्चन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज नामक हेल्पिंग वर्ब का। एस इट डज, ये भी सही है। अभी अगर ऐसे करेंगे दूसरा, ओ एस इट डज, यह भी सही हो गया। तीसरा एस, यह भी सही है। अनौपचारिक रूप से ऑफ कोर्स इट डज, यह भी सही है। ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, डेफिनेटली इट डज, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, अनडाउटेडली इट डज, निसंदेह रूप से यह शुरू होती है। या अगर आप पांचवें रूप से एस इट स्टार्ट्स आवर टाइम, तो यह कंप्लीट हो जाता, सही तो है, लेकिन इसको आप स्पीक नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर हो गया। इसका अगर निगेटिव, अगर आपको नकारात्मक जवाब देना हो तो आप कहो नो, ओह नो, चाहे कहो नो, ओह नो, दोनों सही है। नो, ओह नो, इट डजंट। अब डजंट देख लो, यहाँ पे पूरा डज नॉट नहीं लिखना है। देख लो यहाँ पे जैसे लिखे हो डज, तो यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट रूप ऑफ नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा नो, ओह नो इट डजंट। या सेकेंड आप कर देंगे नो, अनौपचारिक रूप से नो इट डज नॉट स्टार्ट ऑन टाइम, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, इसको आप बोलेंगे नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट, या ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो यह कुछ ठीक है तरीके हैं कि प्रश्न का हम जवाब कैसे दें, जिसके माध्यम से आप स्पीक कर सको, बोल सको। अब ध्यान देना, जब भी प्रश्न कोई पूछेगा उसमें इस प्रकार से पूछेगा, जैसे आर यू हैप्पी, ठीक है, आर यू हैप्पी, एम आई प्लेइंग, ठीक है, वाज ही राइटिंग टेबल्स। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये हो गए। फिर उसके बाद आएगा डू, डज, डिड, फिर उसके बाद आएगा हैज़, हैव, हैड, फिर उसके बाद आएगा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, ठीक है, नीड, यूज्ड टू, डेयर। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनसे अगर कहीं सेंटेंस शुरू होता है तो आप इसका जवाब कुछ इस तरह से देंगे। ओके, फिर अभी इसमें और बहुत सारे रूल्स हैं, उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। फिर उसके बाद WH टाइप सेंटेंसेस आएंगे, उनका कैसे हम रिस्पॉन्ड करें उसको भी बताया जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें, और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको इतना ध्यान देना है कि ये जो तरीका बताया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप सीखें और बोलने का प्रयास करें, सेंटेंस बनाएं और लिखने का प्रयास करें। दैट्स ऑल।